दोस्तों का मेरे प्रोग्राम में खैर मकदम है। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। आज का मौजू है आखिर वेस्टर्न जगत को, पश्चिमी दुनिया को मीडिया की इतनी ज़रूरत क्यों है और इससे उन्होंने क्या हासिल किया। बल्कि हम तमाम कोशिश करेंगे कि तमाम जहाँ जहाँ मीडिया का जो जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी बात की जाए, मगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर इस वक्त यूक्रेन में जो चल रहा है, मीडिया जो कुछ आप तक पहुंचा रहा है, आखिर ऐसा लगता है कई बार हर 3 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे के बाद कि यूक्रेन फिर से वापसी कर रहा है और रूस को फतह कर लेगा। आखिर ये जो झूठी खबरें हैं, एक्चुअली तो इसे टोटली फेक खबरें और झूठी खबरें, मगर तमाम मीडिया जो है वो वेस्टर्न जगत के कब्ज़े में है। और इस वक्त यूक्रेन को, ख़ास तौर से जेलेंस्की को मीडिया की क्या ज़रूरत है और मीडिया क्या क्या कर सकता है। देखिए, मीडिया में आप लोगों के जहन में सवाल उठते होंगे कि जब ये जंग हार रहे हैं या फिर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मीडिया में झूठी खबरें क्यों चलाएंगे, इससे क्या बदल जाने वाला है। इससे बदलता है, बहुत कुछ बदलता है। हम ये समझते हैं कि मीडिया से अगर कोई फेक खबर चलाई जाती है उससे कुछ नहीं बदलता है, तो आप ये शायद गलत अंदाज़ा लगाते हैं। दरअसल मीडिया की फेक खबरों से, झूठे प्रोपेगेंडे से बहुत कुछ बदल जाता है। इसकी नज़ीर आपको देखने को बहुत ज़्यादा, मतलब हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान से लेके और इस वक्त यूक्रेन के इस मामले से आप समझ लीजिए। बाकी इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे कि यहाँ मीडिया ने क्या क्या बदला। पहले यूक्रेन की इस जगह जो जहाँ पर आपको लगता है कि शायद ये लोग कुछ कम अकल के लोग हैं या सूचनाएं अच्छे से नहीं कलेक्ट कर पाते हैं या फिर ये इनके पास सूचनाएं होती नहीं हैं। देखिए, वो नहीं होती है और क्यों नहीं होती है इस पर हम बाद में आते हैं। सबसे पहले ज़रूरी ये समझना है कि इन सूचनाओं को कहाँ से कंट्रोल किया जाता है और क्यों। उसके पीछे क्या सिर्फ एक छोटा मोटा पत्रकार या एक छोटा मोटा होस्ट जिसे बेचारे को अपनी सैलरी से ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, वो ये सब दिमाग चला सकता है? हरगिज़ नहीं चला सकता। इनके पास जो पुड़िया बंद आती है, ये उस पुड़िया को खोल लेते हैं और फिर जो हुक्म होता है मालिकान का, फिर उस तरफ ये बढ़ जाते हैं। आखिर देखिए, एक बात मैं और यहाँ वाज़े करता चलूँ उन पत्रकारों के लिए जो चैनलों में काम कर रहे हैं, होस्ट हैं या ज़मीन पे काम कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि कोई मालिकान आपको सीधे फ़ोन करेगा और फ़ोन करके कहेगा कि जो तुम ये इस तरीके से ये ख़बरों को चलाएं। ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ एक टावर होता है, चेन होती है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक नियुक्त किया जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के कान में कुछ कहा जाता है, फिर वो अपने चहीते 4-5 अपने नीचे जो उसके एचओडी होते हैं या अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनके साथ चर्चा करता है और एक माइंडसेट को चेंज करके डिलीवर कर देता है कि शायद हमारा ये रुख ठीक रहेगा। और फिर ये जो सब इसी तरह अपने इमीडिएट बॉस को फॉलो करते हैं और आखिर तक पता ही नहीं चलता कि तुम असल में कहने पर किसके कर रहे हो। तुमको लगता है हमारी अपनी यारों दोस्तों की फीलिंग है या हमारे कलीग्स की फीलिंग है और हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जेलेंस्की जब बाखमुत में, देखिए इससे ये एक फ़र्क समझने की कोशिश करिए कि बाखमुत में वार चल रही थी, यहाँ पर पश्चिमी जगत के फौजी पहुँच रहे थे, हथियार पहुँच रहे थे और हथियार पहुँचने के बावजूद जो घेराबंदी और जो सूचनाएं पूरी तरह से लोगों के पास नहीं पहुंचने देने का कारण था, वो ये था कि यहाँ लोग डर जाएंगे। जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो बैकआउट करना शुरू कर देंगी। हो सकता है कि वो ऑर्डर माने भी तो मगर मनोबल टूट चुका होगा। तो यहाँ पर एक फेक खबरें चलाई गई, यानी कि बागपुत पर हमला होने तक वहाँ की जनता को अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर इतना घमासान होगा कि यहाँ इन मकानों के बदले सिर्फ खंडर बचेंगे और यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। मीडियाबाजी से आखिरी वक्त तक रोके रखा। फिर यहाँ पर लड़ रहे देसी विदेशी वहाँ के फौजी और उनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट को रोज़ाना एक जीत के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बढ़त हासिल की नहीं थी, मगर मीडिया में उसे दिखाया गया कि ये बढ़त हासिल हो गई, अब रिटेलिएट हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और एक आप देख रहे हैं कि ये इससे वहाँ की जो मोराल है
लोगों का, और जो विदेशों में माइग्रेट कर चुके हैं यूक्रेनी लोग, उनका जो जज्बात है, और जेलेंस्की को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमने यहाँ पर बिठा रखा है बंदा, और इससे जो हम अपना काम ले रहे हैं, पश्चिमी जगत वाले जिन्होंने यूएसएसआर तोड़ा, फिर रूस को तोड़ा, फिर रूस की जो अब उसकी चारों तरफ से घेराबंदी करके नस्तो नाबूद करने की सिचुएशन है, वहाँ तक ले जाने के लिए जेलेंस्की जैसे लोगों को कई जगह पर प्लांट किया गया। ऐसे इस प्लांटेशन को लोगों में एक हीरो की तरह प्रेजेंट करने के लिए मीडिया की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर यह खबर चलाई जाती कि जेलेंस्की के पास ना तो हथियार हैं, ना पश्चिमी जगत उनको डिलीवर कर पाएगा, और रूस की ताकत के सामने जेलेंस्की ठहर ही नहीं पाएगा। जेलेंस्की ने अपनी देश की जनता, अपने देश की संपत्ति, अपने देश की औरतें, अपने देश के बच्चे और अपना देश के तमाम ज़खायर को दांव पर लगा दिया है, और ये असल में अपने इस देश से गद्दारी कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि ये युद्ध नहीं जीत सकता, मगर उसके बावजूद इसे ये युद्ध लड़ना है, क्योंकि पश्चिमी जगत एक लंबे युद्ध में रशिया को उलझाकर उसकी इकोनॉमी को पहले तोड़ना चाहते हैं, फिर उसको तोड़ना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये कौन चाहते हैं? ये यूक्रेन नहीं चाहता है, ये जेलेंस्की की औकात नहीं है। ये जो उसको लड़ा रहे हैं, जिन्होंने उसे पपट के तौर पर इस्टेब्लिश किया है, वो ऐसा करने की सोच रहे हैं। और ये बात अगर तमाम मीडिया के बुद्धिजीवी ये बात लोगों में डिलीवर करते तो उसके देश में बगावत हो जाती, उसकी देश की जनता कहती कि हमने कैसे गद्दार को जो है राष्ट्रपति बना रखा है। अब उसको जो गद्दार कहना था, क्योंकि जानबूझकर पूरे देश को तबाह और बर्बाद करवा दिया, अब वो सदियों के लिए बर्बाद हो चुका है। ऐसी स्थिति में देखिए एक बात समझिएगा कि क्या जब युद्ध पर हमले किए जाते हैं और डिस्ट्रॉय किया जाता है तो क्या बदलता है। आज एक कुछ 90 की दहाई में आप चले जाइए, और 90 की दहाई में जब आप जाते हैं तो 90 के आसपास की जो सूरत हाल थी, इराक एक ताकतवर देश के तौर पर जाना जाता था, बाकायदा ईरान के साथ जंग लड़के ईरान को हरा तक दिया। उसके बाद यानी दुनिया में एक इराक को एक बड़ी ताकत के तौर पर देखा जाने लगा, मगर जब उस पर युद्ध को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया गया। आज आप इराक से पहले कतर का नाम लेते हैं, छोटा सा देश है, आप कुवैत का नाम लेते हैं, आप यूएई का नाम लेते हैं, इनको आप ताकत की शक्ल में देखना शुरू कर गए हैं और इराक का नाम ही भूल गए हैं। कितने साल गुजर गए हैं, 90 की दहाई को गुजरे हुए आधी सदी गुजरने को है, मतलब और समझ लीजिएगा अगर 30 साल हो गए हैं तो सूरत हाल आज कहाँ पहुँच गई है। 30 साल तो हो चुके हैं, 20 साल और गुजर जाएंगे। 20 साल में क्या वो रिकवरी वापस कर पाएगा? यानी आधी सदी में इराक कहीं वहाँ वापस पहुँच सकता है जहाँ पर वो था, जो उसका रुतबा था सद्दाम के ज़माने में? नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि अब बाकी दुनिया उससे बहुत आगे निकल चुकी है। ये एक सूरत हाल अगर यूक्रेन, जिसकी धरती बहुत बड़ी है, जिसको एक बाकायदा ब्रेड बॉल कहा जाता है, जिसकी पैदावार पूरी दुनिया को खाना खिला सकती है, एक ऐसा देश जहां पर हंसते बसते लोग रहते हैं। यूएसएसआर के ज़माने में जो बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट जहां पर किया गया, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए, बहुत सी मेट्रो और ये तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट किया गया, उसको तमाम किसी दूसरे के कहने पर या दूसरे के फायदे के लिए ऐसी सूरत हाल में डाल देना कि यूक्रेन को सदियों के लिए बर्बाद कर दे। और ये सच्चाइयाँ तुलनात्मक तौर पर अगर मीडिया कहता और बुद्धिजीवी कहते तो यकीनी तौर पर जो जनता, लगभग सभी जनता यूक्रेन छोड़ के भाग चुकी है, वो अपने देश में ही अपने राष्ट्रपति को बदल देते और उनका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। और ये बात सिर्फ एक जगह का मीडिया नहीं कर सकता था, क्योंकि देखिए अब जब मीडिया की प्लांटेशन होती है वो क्यों, एक तो ये तमाम जो यूक्रेनी हैं उनके जज्बात बढ़ते हैं, वीरता के गाने गाए जाते हैं, गाथाएं गाई जाती हैं और जेलेंस्की को बढ़त करते हुए दिखाया जाता है और उसको एक हीरो के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, जबकि वो भागा घूमता है, उसको स्थिति का पता है। वास्तु स्थिति ये है कि वैगनर आए, उन्होंने मारा, चेचेन आए, उन्होंने मारा, रशियन के वॉलंटियर लड़ा के आए, उन्होंने मारा, और इक्का दुक्का ड्रोन या कोई छोटी मोटी मिसाइल रूस की सीमा में एंटर करती है तो पूरी दुनिया का मीडिया ये कहता है कि
ये रिटेलिएट शुरू हो चुका है और अब यूक्रेन वापसी कर चुका है और अब ये ज़पोरोजिया को हासिल कर देगा, बाखमुत को हासिल कर लेगा, फला को हासिल कर लेगा। इससे ये होता है कि जो देशों के, जिन देशों से हथियार इस देश में पहुंचाए जाते हैं, उस देश की जनता जो है उनके दिमागों में ये सेंटिमेंट फिट किया जाए कि अब तो यूक्रेन जीतने की तरफ बढ़ चुका है, उसको जल्दी से जल्दी हथियार पहुंचाए जाए, फंड पहुंचाया जाए। ये सारी कुछ मीडिया के दम पे हो रहा है। देखिए, तमाम दुनिया में विरोध नहीं हो रहा है, वरना तो जर्मनी के तमाम लेपर्ड उन्होंने वहां पर भेजे, लेपर्ड का उनका भुर्ता उठाकर उनका मतलब कचरे के डब्बे में बदल दिए रशिया ने। अब आज फिर ज़ेलेंस्की कह रहा है कि मुझे और जो है जर्मनी को टैंक भेजने चाहिए, और जर्मनी की जनता वो विरोध नहीं कर पाएगी क्योंकि मीडिया से उनके माइंड सेट को यह साबित किया जा रहा है कि देखिए अभी अब रिटेलिएट शुरू हो चुका है, ज़ेलेंस्की बस जीतने वाला है। आम जनता इस ट्रैप में फंस जाती है। आम जनता ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस ट्रैप में फंस जाते हैं। बड़े बड़े अक्लमंद लोग जो है, जब आप प्रचारित एक तरफा कोई बात करना शुरू करते हो तो हर कॉन्फिडेंट इंसान का जो कॉन्फिडेंस है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को गलत समझना शुरू कर देता है, क्योंकि एक झूठ को 1 करोड़ 2 करोड़ या 1 अरब लोग बोल रहे होते हैं तो उसको लगता है कि मैं अकेला सही नहीं हो सकता, ये 1 अरब लोग मिसगाइडेड नहीं हो सकते। मगर ये सब भ्रम है, ऐसा ही होता है। बहुमत, भीड़ हमेशा भ्रमित होती है और भ्रमित करने के लिए मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ जिन लोगों के आपके अड़ोस से, पड़ोस से एक कान में इसी तरह एक चर्चा शुरू की जाती है, जैसे मीडिया मालिकों के द्वारा एक आदमी को कहकर इन्फ्लुएंस की शुरुआत की जाती है, उसी तरह आपके अंदर जो बैठे हुए धर्म गुरु, आपके ज्योतिषाचार्य या फिर आपके मौलाना या फिर आपके दूसरे पादरी, ये तमाम लोग अगर किसी भी धर्म, किसी भी मजहब और किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो हीरो और विचारधारा को आपके कानों तक पहुंचाना शुरू किया जाता है, वो सब एक प्लांटेशन का हिस्सा होता है। और उस प्लांटेशन के तहत आपको ऐसा लगने लगता है कि हम बिल्कुल जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, यानी आप कत्ल जैसी चीज़ को जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं और आप किसी की मदद करने को एक जुल्म समझना शुरू कर देते हैं, ये आप उसको मुजरिम मानना शुरू कर देते हैं। ये माइंडसेट मीडिया से ही बदला जा सकता है। आज हिंदुस्तान के हालात आप देख रहे होंगे कि कोई भी एक ऐसी बात जो पॉजिटिव समाज में संदेश देती हो, अगर आप कहेंगे तो आपको आज हिंदुस्तान की जनता एक दुश्मन के नज़रिए से देखेगी, क्योंकि उनके माइंडसेट को इस तरीके से मीडिया ने चेंज कर दिया है कि अगर आप कहेंगे भाईचारे की बात तो उनको लगता है ये कैसी बातें कर रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है, भाईचारा क्या होता है दुनिया में। ये सब बातें माइंडसेट से चेंज कर दी गई है। जिस तरह ज़ेलेंस्की एक निहायत ही अपने देश का गद्दार और विलन जो मेरी नज़र में, मेरे एनालिसिस में आता है, उसे मीडिया के जरिए हीरो साबित किया जा रहा है, जिसने अपने देश को जानबूझकर मिट्टी में मिला दिया है, खत्म करवा दिया है, अपने देश की जनता को देश से बाहर खदेड़ने पर मजबूर कर दिया है। और जब इसकी जो हसर नसर अभी आपके सामने मौजूद है, ये जो आप देखते हैं कि एक मिसाइल चली, इसके समंदर में लड़ने के लिए यूक्रेन के पास कुछ बचा नहीं है। आसमान पर रशिया के तमाम ड्रोन से लेके, मिसाइल से लेके जहाज तक उड़ रहे हैं। पश्चिमी जगत का कोई एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहा है। कोई इक्का दुक्का कोई फुटेज हो सकता है वो हॉलीवुड के स्टूडियो में शूट की जाती हो सकता है वो कहीं और के स्टूडियो में शूट करके एनिमेट करके दी जाती हो, मगर मीडिया में वो दी जाती है और उसको एक रिटेलिएट बताया जाता है, ताकि दूसरे देशों से भी जो वॉलंटियर या फिर हुक्म के गुलाम या पैसे लेकर लड़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को वहां पर भेजकर मरवाया जा सके। ये तमाम अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि जब पश्चिमी जगत ये जानता है कि परमाणु युद्ध वो लड़ नहीं सकते, क्योंकि रसिया 1.5 घंटे के अंदर उनको नस्तो नाबूद कर देगा, भले ही रूस भी मिट जाए मगर दुनिया भी मिट जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर परमाणु बम रूस की तरफ किया गया तो पूरी दुनिया नहीं रहेगी। इस हकीकत को सब जानते हैं। किसी की औकात नहीं है कि रूस की तरफ परमाणु बम चला सके, किसी की। अमेरिका की वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकला हुआ बुढ़ा जिसे लोग वो कहते हैं बाइडन, वो चलते चलते गिर जाता है, बगीचे में घूमते घूमते रास्ता भूल जाता है। आपको लगता है उसके दिमाग से जो है अमेरिका चल रहा है? नहीं, उसके पीछे बैठे हुए वो जो जिनकी मैं चर्चा करता हूँ, वो रैकेट जो है अपने इस्तेमाल कर रहा है। उसका इस्तेमाल का मतलब ये है कि दुनिया डॉलर के आधिपत्य से बाहर निकल रही है।
एशिया ने अपने ज़रूरत का सामान बनाना सीख लिया है और वो बहुत सस्ता है, और यूरोपियन कंट्रियों के, यूरोपियन दुनिया के, अमेरिकी आधिपत्य के, उनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी के जो एक फार्मूले होते हैं उनसे आगे निकल गया है। और अब वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान इतना बना रहा है कि वो पूरे यूरोप को भी फ्री में दान करके समंदर में फेंक सकता है। और जो कि पश्चिमी जगत की या कहूँ कि अमेरिकन और ब्रिटिश स्ट्रेटजी, माल को मार्केट में शॉर्ट रखोगे तो कम मेहनत या कम की माल को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत वसूल सकेंगे, उस स्ट्रेटजी को रिवर्स कर दिया है एशिया ने। ख़ास तौर से चाइना, भारत का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस मान सकते हैं उसमें, मगर इसमें वो भारत में जो हो रहा है वो सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, मगर चाइना में जो हो रहा है वो एक सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। रशिया इस स्ट्रैटेजी में शामिल है कि हम मार्केट में माल एक्स्ट्रा बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे, और जब उपलब्धता ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो चीज़ों के रेट और गिर जाएंगे। क्योंकि ये जो रेट का खेल है ये बिल्कुल सिर्फ लूटने तक तो सीमित है, मगर ये मफाद किसी को नहीं पहुंचा सकता। अगर ये रेट बढ़ाया जाए तो इससे कोई फ़ायदा हो जाए, क्योंकि वो दौलत जब सिमट के जाती है तो वो एक रैकेट, एक सिंडिकेट तक सीमित रह जाती है। आम जनता सिर्फ उतना ही कमाती है जितने का उसकी ज़रूरत है, यानी अगर आप महंगी चीज़ें करते हैं तो वो अपनी मजदूरी बढ़ा देता है, यानी ज़मीन से लेके ऊपर तक वो महंगाई बढ़ती चली जाती है। और करेंसी के रूप में ज़्यादा दौलत अगर किसी के पास पहुंचती है, टिकती है, तो वो सिंडिकेट के पास टिकती है। ये बीच में सिर्फ एक ट्रैफिक है। इस ट्रैफिक में महंगाई और सस्ते होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है माल की शॉर्टेज और उपलब्धता से। याद रखिएगा, ये एक बेसिक फार्मूले हैं अर्थव्यवस्थाओं के। इस पर बहुत लंबी, एक एक शब्द पर बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं, उसे समझाने के लिए, उसे समझने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। फिलहाल हम मोटा माटी बात करते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ों को आप लोग अक्लमंद हैं, बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को पैदा कर रहा है एशिया, और ऐसी स्थिति में पश्चिमी जगत सस्टेंड नहीं कर सकता एशिया के सामने। अब अपनी अर्थव्यवस्था को उन्हें मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा एशिया के साथ, अगर वो दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। वो जो गैप एशिया और यूरोप के बीच था वो अब ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ये वक्त शुरू हो चुका है, मगर मीडियाबाजी अभी जारी है। देखिए, मीडियाबाजी से मीडिया, इसकी अहमियत को एक शिकवा मैं आपसे करता चलूँ। एक शिकवा आप लोगों से ये भी है कि कुछ लोग मीडिया का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हर फ्लॉप मिशन, हर फिजूल बात को कामयाब बात और सफलता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं और लोग उसको मान रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे जेलेंस्की को हर तरफ से पीटा जा रहा है, और उसको ना रशिया मारना चाहता है, ना ही उसको यूरोप बचाना चाहता है। वो चाहता है, वो अगर जेलेंस्की चाहे कि मैं मर जाऊं तो उसकी मौत का खरीदार आज की तारीख में कोई नहीं है, क्योंकि उसको एक ब्रांड इस्टेब्लिश किया गया है, उस ब्रांड को हीरो बनाया गया है, और उस हीरो के नाम पर चंदेबाजी, कमीशनबाजी, हथियारों की सेलिंग, और दो सुपर पावरों की हार जीत का फैसला, एक मैदान, और लोगों की तबाही और खंडर में जो है एक बदलती दुनिया, ये सब कुछ जो चल रहा है वो एक ब्रांड पहले इस्टेब्लिश किया गया। ब्रांड से मुझे याद आ रहा है, मैं मीडियाबाजी के इस पक्ष को भी आप समझ लें। यही भारत की स्लम इलाकों में, स्लम मतलब जहाँ गरीब रहते हैं, जहाँ पर झोपड़ी इलाके होते हैं, आप जाइएगा, आप देखेंगे वहाँ सिलाई मशीनें लगी होती हैं। गरीब मजदूर औरतें बेचारी अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, औरतें मर्द सब अपनी मजदूरी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो कपड़े किसी कंपनी के आते हैं। उस कंपनी में उनको पता नहीं वो किस कंपनी के हैं, उनके पास कहीं और इन्हीं तरह के लोग काट रहे होते हैं, और कटिंग करने के बाद फिर वो आकर इनके जहाँ बनाए जाते हैं, और ये बनाने के बाद, सिलाई करने के बाद उनको दे देते हैं, और फिर वो वॉशिंग होने के बाद उन पर एक कंपनी का टैग लगाया जाता है। और इस टैग को आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ उस कंपनी के टैग से आप जो है वो 100 रुपये की चीज़ को 1000 या 5000 या 1 लाख की खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। पहले उसके लिए वो बाकायदा फिल्मों को फंडिंग करते हैं, जैसे भारत में भी बड़ी फिल्में बन रही हैं आजकल माइंडसेट चेंज करने के लिए। उसी तरह ये बात मैंने कहा, एक पक्ष मीडिया की महत्ता को समझ गया है, दूसरा पक्ष समझने के लिए तैयार नहीं है। मगर मीडिया की महत्ता को आप नकार नहीं सकते। अगर आप नकार रहे हैं तो फिर आप
आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। मैं ये होता है कि फिल्मों में दो बच्चे होते हैं, फिर एक गरीब का बच्चा दिखाया जाता है, उसे बिलो स्टैंडर्ड कहा जाता है, लो कॉस्ट कहा जाता है, उसको ब्रांड नहीं पहनने पर टोंट किया जाता है, और फिर वो मीडिया में उसकी चर्चा होती है, फिर मीडिया से अखबारों में उसकी चर्चा होती है, फिर मैगजीनों में उसकी चर्चा होती है। एक 2 रुपए की आइटम को 2 लाख रुपए की वो आपको बेचना चाहते हैं, मगर उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट मीडिया में करते हैं, प्रोडक्ट पर नहीं करते, माल पर नहीं करते। वो माल उनकी ब्रांडिंग की वजह से आप बड़े आसानी से 2 रुपए की चीज़ 2 लाख रुपए में खरीद के लाते हैं, और आप अपनी औकात भूल जाते हैं, अपने वजूद को नकारते हैं और किसी का टैग लेकर उसको कहते हैं ये टैग है तो मैं हूँ। यानी ये जो ब्रांड का टैग लगा है, मैं इसलिए हाई क्लास आदमी हूँ क्योंकि मेरे ये टैग लगा है। जब वो ये मान लेता है मानसिक तौर पे कि उसको किसी और के टैग लगने से उसकी इज्जत बढ़ गई है, वहीं समझ लो कि वो इंसान इंसानियत से भी गिर चुका है, और वो इंसान अपनी नज़रों में एक तुच्छ तक इंसान हो चुका है, जो दुनिया के या मल्टीनेशनल के उस टैग को, जिसे कंपनी का लोगो कहते हैं, उसे अपने ख़ानदान, अपने बुजुर्ग, अपनी सभ्यता, अपने सिविलाइजेशन से बड़ा नज़र आने लगता है। तो ये उसके तुच्छ या नीच होने के सबूत है। उसकी मानसिकता वो उसको वहाँ ले आई है, इनकी मीडियाबाजी के ज़रिए आपको इतना नीच और तुच्छ बना दिया कि आप किसी का लोगो लेकर आप ये फला डीज है या फला वो है या फला गाड़ी है या ये चीज़ को समझ के अपना स्टेटस सिंबल बनाने लगते हो। ये यहाँ आप गिर जाते हो। आपको अपनी ज़रूरत नज़र नहीं आती, आपको क्या पहनना अच्छा लगता है या आपको क्या सूट करता है या किस मौसम में आपको किस गाड़ी में सफ़र करना ठीक रहेगा, ये बात आप में नहीं रह जाती। मीडियाबाजी को फिल्मों से लेकर अखबारों तक और मैगजीनों तक लाया जाता है, और फिर आपके जहन को बदला जाता है, और जहन को बदलने के बाद आपको पता भी नहीं चलता कि आप झूठ को कब सच मान बैठे और आप नीच को कब ऊँच मान बैठे। ये सब आपके जहन से निकल जाता है। ये मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मीडिया की ज़रूरत को समझो, इसको समझो, इसको एनालिसिस करो, इसको सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाओ। क्योंकि देखिए, आज पाकिस्तान के हालात देखिए आप। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के साथ क्या किया है कि सोशल मीडिया पे उसका नाम लेना बंद करो। उसका सोशल मीडिया के अलावा, चैनल के अलावा कहीं भी इमरान नाम नहीं लिया जाएगा। यानी आर्मी अपने टैंक, अपनी तोप, अपनी ताकत, अपनी जुल्म और उनके जालिमाना रवैये और उनके जो दूसरे देशों की एजेंटी है और दूसरी एजेंसियों के वो गुलाम हैं, ये सब कमज़ोर नज़र आया और उन्हें मीडिया ताकतवर नज़र आया, जिसमें से इमरान का नाम जो है हटा दिया। क्योंकि इससे ये होगा कि लोग धीरे धीरे उसका नाम भूल जाएंगे और अब वो एक ही झूठ को 1000 बार सुनेंगे। जैसे आप लोग सुन रहे हो, आप एक ही झूठ को 1 लाख बार इतनी सुन चुके हो कि आप 1000% झूठ को सच समझने लगे हो। इसमें मेरा कसूर नहीं, बल्कि मीडिया का चमत्कार है। और आप ये बात भी मानोगे नहीं, आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मीडिया ने आपकी माइंड सेट ऐसा कर दिया। मैंने कहा कि अगर आपसे कोई अकल की बात करेगा, आज भारतीय जनमानस के साथ अगर कोई अकल की बात करे तो वो पत्थर लेके उसके पीछे भागेगा, वो डंडा लेके उसके पीछे भागेगा। अकल से उसको लगेगा ये बेवकूफ़ आदमी हमें अकल की बात बता कैसे रहा है। ये मानसिकता, और झूठ बोलेंगे, सब झूठ बोलेंगे मिलके, और ये गर्व की बात हो गई है। ये मीडिया का चमत्कार है, ये मीडिया का कमाल है, ये मिरेकल ऑफ मीडिया है। इसको समझो। मैं नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, मगर झूठ का काउंटर तो करना शुरू करो। आपके पीछे 4 दिन पत्थर लोग लेके भागेंगे, 5 दिन डंडा लेके भागेंगे, गोबर की टोकरी लेके आपके मुंह पे फेंकने की कोशिश करेंगे, मगर धीरे धीरे वो आपकी बात एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। तो आप गोबर की दुनिया से बाहर निकलिए, मीडिया की अहमियत को समझिए और मीडिया की शुरुआत करिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम कल इंफॉर्मेटिव करूंगा। फिलहाल मीडिया की महत्ता पे इतना ही। खुदा हाफिज।